गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे विचारक अरस्तु का अध्ययन कर रहे हैं और आज की क्लास में हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। देखिए, अरस्तु महोदय ने क्रांति के संबंध में अपने जो विचार उनके द्वारा रचित पुस्तक पॉलिटिक्स के 7वें भाग में क्रांति के संबंध में विचारों का उल्लेख किया है। आपको याद रखना है, पॉलिटिक्स के 7वें भाग में या 7वें अध्याय में क्रांति के संबंध में विचारों को स्पष्ट किया। ठीक है, अब देखो, क्रांति यानी रिवॉल्यूशन। क्रांति शब्द सुनने के बाद में अपने जेहन में एक विचार प्रकट होता है। तो क्रांति यानी उग्रता, खून खराब, हिंसक। यहां पर अरस्तु का क्रांति का और हिंसक गतिविधियों का पूरी तरह से तालमेल नहीं है। यानी कह सकते हैं कि अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ कोई सशस्त्र विद्रोह नहीं है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में संशोधन, संविधान में परिवर्तन। समझ गया? इसलिए क्रांति शब्द आते ही आपके मन में ये विचार प्रकट नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल खतरनाक किसी सत्ता को बिल्कुल पलट देना, उलट पलट कर देना, शासन व्यवस्था को हटा देना। नहीं, हर क्रांति का अर्थ ये नहीं होता है, हर क्रांति का अर्थ हिंसक भी नहीं होता है। इसलिए यहाँ समझना बेहद जरूरी है कि यहाँ पर क्रांति का अर्थ सशस्त्र विद्रोह से न होकर किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन करना। अब देखिए, संविधान में संशोधन आंशिक भी हो सकता है और पूर्ण भी हो सकता है। दो बातें यहाँ समझिए, स्पष्ट करनी। किसी भी शासन व्यवस्था में या उसके स्वरूप में या उसके शासक को बदलना है। शासन व्यवस्था यथावत बनी रहेगी, लेकिन शासक को बदलना है। बिना किसी हिंसा गतिविधियों से या बिना किसी हिंसा किए हुए शासक को बदलना है, तो आंशिक हो गए। किसी भी प्रकार के कोई कानून में बदलाव करना है, आंशिक हो गए। यहाँ पे उस शासन व्यवस्था के स्वरूप को या ढांचे को बिल्कुल बदलना है, तो भी ये क्रांति के अनुसार शामिल होगा। इसलिए कह सकते हैं कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था में आंशिक या पूर्ण जो भी संशोधन होगा, जो बदलाव होगा, उसको अरस्तु के अनुसार हम क्रांति कहेंगे। अर्थात किसी भी शासन व्यवस्था में पूर्ण या आंशिक कोई बदलाव करना है, कोई संशोधन करना है, कोई स्वरूप में परिवर्तन करना है, तो उसको क्रांति के नाम से स्पष्ट समझने का प्रयास करते हैं। अब यह हर किसी में होता है। आज के जमाने में जितने लोकतांत्रिक देश हैं, इनमें भी होता है। पहले के जमाने में, मध्यकाल में, उससे पूर्व यूनानी काल में, प्राचीन राजनीतिक अपन काल देखते हैं तो उसमें अपन को ये दिखता है कि शासन व्यवस्था में बदलाव आते थे, शासन व्यवस्था के स्वरूप में बदलाव आते थे। तो अरस्तु इस शब्द को क्रांति के नाम से स्पष्ट करते हैं। ठीक है, कि किसी भी शासन व्यवस्था में या किसी भी शासन व्यवस्था के जो संविधान है, तो संविधान के स्वरूप में बदलाव करना है, सही संशोधन करना है, तो हम उसको क्या कहेंगे? क्रांति कहेंगे। बात स्पष्ट है। यहाँ पर अरस्तु कहते हैं कि सामान्य तौर पर विधि द्वारा स्थापित या विधि को सर्वोच्चता स्थान प्रदान किए हुए किसी भी राज्य में संभवतः क्रांति नहीं होती। लेकिन अगर क्रांति होती है तो उसके कुछ कारण होते हैं। हीरा कारण का एक संबंध होता है, तो बिना कोई वजह के क्रांति नहीं हो सकती। तो इन्होंने बताया कि क्रांति के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उन्होंने क्रांति के कारणों को दो भागों में विभाजित किया है। एक है सामान्य कारण, दूसरा है विशेष कारण। पहले देखते हैं सामान्य कारण, जो आमतौर पर हर किसी शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, इनको जनरल रीजन से उन्होंने स्पष्ट किया। पहला बताया असमानता। देखो, स्वाभाविक है कि किसी भी शासन व्यवस्था के अंतर्गत असमानता व्याप्त होगी, असमानता ज्यादा होगी, तो स्वाभाविक है कि एक वर्ग का दूसरे वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया होगी। तो ये परिकल्पना की जाती है कि पूर्ण समानता प्रदान की जाए, पूर्ण समानता प्रदान की जाए। यहाँ पे ये कह सकते हैं आनुपातिक समानता दी है, जो योग्यता पर निर्भर होती है। इस प्रकार से प्रदान किया होता यह है कि किसी भी देश में या किसी भी शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो असमानता होती है
उसमें जो छोटे व्यक्ति हैं वो बराबर की स्थिति मानना चाहते हैं और बराबर की स्थिति वाले व्यक्ति और भी ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो एक दूरी बनी रहती है, इस वजह से उसमें असंतोष पैदा होता है, उग्रता आती है और क्रांति का कारण बन जाता है। दूसरा होता है अन्याय, यानी कोई व्यक्ति किसी वस्तु या चीज को प्राप्त करने का अपना अधिकार रखता है, वो उससे वंचित रह जाता है, वो उससे नहीं मिल पाता। यानी कोई समुदाय व्यक्ति जिसको पाने का अधिकार रखता है वो नहीं मिल पाता है। और या फिर कुछ लोग या कुछ समुदाय के पास जो पाने का उनको अधिकार है उससे भी ज्यादा उनके पास है, तो ये एक प्रकार से असंतोष पैदा होगा, वैमनस्य पैदा होगा और एक प्रकार से दोनों वर्गों के मध्य एक कटुता पैदा होगी, एक क्लेश पैदा होगा। ठीक है कि कुछ लोगों को, कुछ समुदाय को ज्यादा हक से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा प्राप्त हो और किसी के पास है उससे भी वंचित, तो एक प्रकार से अन्याय हुआ। तो अन्याय की होगा राज्य में तो स्वाभाविक है कि कभी न कभी राज्य के विरुद्ध क्रांति होगी, बात स्पष्ट हुई। इसलिए सामान्य तौर पे जो क्रांति के जो मूल कारण कहीं पर भी देखते हैं, विश्व इतिहास का अपन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें दो कारण दिखाई देते हैं, असमानता और अन्याय। ये प्राय दो कारण। दूसरे, समय विशेष की परिस्थितियों के अनुसार भी कुछ कारण होते हैं, उनको उन्होंने विशेष कारण से स्पष्ट किया। किसने? क्या विशेष कारण बताया है, एक एक करके हम समझते हैं। पहला उन्होंने बताया शासकों की दृष्टिता। देखो, शासक, ये राजा, ये जो भी राष्ट्र जो प्रमुख है, हेड ऑफ स्टेट होता है, वो चालबाज, धोखेबाज, लालची, इस प्रकार के जो चरित्र को धारण करने वाला है, तो जनता उससे समय आने पर विमुख होने लग जाती है, जनता उससे नफरत करने लग जाती है। ऐसे शासक को हटाने में विश्वास करने लग जाती है कि ये राष्ट्र के लिए एक प्रकार का नुकसानदायक है, इसको हटाना ही जरूरी। धोखे यानी दोहरे चरित्र निभाने की कोशिश करता है। बात समझ में है? तो ऐसे शासकों को कभी भी जनता पसंद नहीं करती है, तो उनके खिलाफ क्रांति होती है और क्रांति के फलस्वरूप शासन को हटाया जाता है। दूसरा मैंने बताया शासन सत्ता का दुरुपयोग। शासन सत्ता का संचालन अपने राज्य की प्रजा के लिए, अपने राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले नागरिकों के लिए होती है, उनके कल्याण के लिए होती है, उनके सामान्य चौक के विकास के लिए होती है। लेकिन जब वो शासन सत्ता का सामान्य हितों की पूर्ति न करके अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करने में लग जाए, मनमाने ढंग से सत्ता का प्रयोग करने लग जाए, सत्ता का दुरुपयोग करने लग जाए, तो जनता का शासन सत्ता से नफरत, विमुख होने स्वतः लग जाती है। और जब जो शासक होता है वो सत्ता से नहीं हटता है, अपना एकाधिकार करने की कोशिश करता है, सब शक्तियों का केंद्रीकरण करता है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे शासक के विरुद्ध भी जनता उठ खड़ी होती है और उस राज्य में, उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या होना शुरू हो जाता है? क्रांति। ठीक है, क्रांति। दूसरा, सम्मान की लालसा। सम्मान की लालसा हर शासक को ऐसा प्राय नहीं होता है, लेकिन इतिहास में आप देखेंगे कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपने सम्मान के लिए, अपने पुरस्कारों के लिए राज्य की बलि दी। वो केवल अपनी प्रशंसा, अपने सम्मान, अपने सुख, सब कुछ सोमों से ग्रसित होकर उन्होंने शासन सत्ता को एक प्रकार से दुरुपयोग करने की बात करते हैं, या उसमें केवल स्व केंद्रित होकर काम करता है। तो ऐसे शासक से भी जनता शनै शनै विमुख होती है और उसके खिलाफ भी क्रांति का एक कारण होता है। यहां पे कह सकते हैं श्रेष्ठता की भावना। आपने देखा होगा जर्मनी में हिटलर, जातीय श्रेष्ठता की भावना, नस्लीय श्रेष्ठता की भावना, वर्ग विशेष की श्रेष्ठता की भावना, इस प्रकार की जब आ जाती है भावना, तो राज्य के अंतर्गत अपनी जो प्रजा है, जनता, नागरिक है, वो भी उसे नफरत करते हैं। कारण क्या होता है? वो अपने आप को उच्च समझते हैं,
मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं शासक हूँ, मैं उच्च गुणों से संपन्न हूँ, मैं देवी गुणों से संपन्न हूँ, मैं औरों से अलग हूँ, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, मेरे आदेश का पालन करिए, मैं जैसा बोलता हूँ आप आदेश का पालन करते रहिए। आपने मेरे विरुद्ध आवाज उठाई, मेरे आदेश की अवहेलना की तो आपकी हत्या हो गई। आपने इतिहास में उदाहरण देखिए लुई सोलवे या फिर आप रूस के जो जास शासक थे, ऐसे कई आपको मिलेंगे शासक इतिहास में कि जहाँ पर इस प्रकार की भावना से ग्रसित थे और जहाँ पर इस प्रकार की थी तो वहाँ पे क्रांति हुई। ठीक है, इसी के साथ ये भी जुड़ा हुआ अयोग्य व्यक्ति। देखो आपने प्लेटो पढ़ा है, अभी अरिस्टो पढ़ रहे हैं। कभी भी किसी ने ये नहीं कहा है कि अयोग्य व्यक्ति के भी शासन सत्ता पर आसीन हो सकता है। इन्होंने शासन व्यवस्था के संचालन के लिए योग्य व्यक्ति के शासन को स्थापित करने की बात की, क्योंकि शासन व्यवस्था का संचालन करना एक विज्ञान और कला दोनों है, ये हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। आपने प्लेटो पढ़ा, प्लेटो क्या कहते थे कि मेरा जो आदर्श राज्य है, आदर्श राज्य का जो शासक होगा वो दार्शनिक राजा होगा, और दार्शनिक राजा उच्च गुणों से संपन्न, विवेक से संपन्न व्यक्ति होगा और उसकी शिक्षा, उसके गुण, उसका चरित्र इतना उज्जवल होगा वो विधि से भी सर्वोच्च होगा, विधि से भी प्रेम होगा। क्यों ऐसा वो शासक की स्थापना क्यों करना चाहते थे? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था एथेंस को घुटने टेकते हुए, एथेंस को बर्बाद करते हुए। और एथेंस उस जमाने में प्राचीन एथेंस जो था, जो विश्व में ज्ञान का केंद्र हुआ, और जब उस जगह अयोग्य व्यक्तियों का शासन स्थापित हुआ और अपने गुरु सुकरात को जिस प्रकार से जय देके उन्होंने वहां के शासकों ने मार दिया, तो उनके मन में उत्कंठा हो कि नहीं, अयोग्य व्यक्ति के भी शासन नहीं हो सकते, और अयोग्य व्यक्ति शासक है तो राज्य का पतन तय, निर्विवाद रूप से राज्य का पतन तय है। तो इससे बचने के लिए क्या करना होगा? इसलिए बचने के लिए क्या होगा कि योग्य व्यक्ति ही शासक होगा। और प्लेटो योग्य व्यक्ति के लिए किसको अपना जो भाव प्रकट करते हैं? दार्शनिक शासन। इसी प्रकार से अरिस्टो को देखते हैं तो अरिस्टो के अपने जो आदर्श राज्य थे उसमें भी उन्होंने संवैधानिक तंत्र यानी विधि को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हुए और विधि द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था को उन्होंने एक सर्वोच्च शासन व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। तो ये संभव है जहां जहां अयोग्य व्यक्ति होंगे, शासन व्यवस्था को नहीं संभाल पाएंगे, तो वहां पर भी क्या होगी? क्रांति होगी। क्रांति में उस शासन या तो उस व्यक्ति को हटा दिया जाए या संपूर्ण शासन व्यवस्था को बदल दिया जाए, ये होगा। दूसरा हमने देखा है कि अरिस्टो कहते हैं कि जहां पर मध्यम वर्ग का अभाव होगा वहां क्रांति होती है। मध्यम वर्ग देखो दो प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग साधन संपन्न होता है, धनाढ्य होता है, उसके बाद शक्ति होती है और इन सभी शक्तियों का प्रयोग करते वो अपने हितों की पूर्ति करते हैं। लेकिन जो निर्धन वर्ग होता है, निर्धन वर्ग साधन विहीन होता है, वो साधन से संपन्न नहीं होता, उसकी कोई शक्ति नहीं है कि वो उच्च वर्ग से वो लड़ पाए। तो जो दोनों वर्ग हैं दोनों की प्रकृति विपरीत है, दोनों मूल भावना से विपरीत है, ठीक है, और दोनों में एक प्रकार से विरोधी स्वर पाए जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये किसी भी राज्य के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती है। अच्छी बात तो हो गई जब मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग में एक प्रकार से उच्च और निर्धन दोनों का ऐसा सामाजिक संतुलन और समझ में पाया जाता है कि जिसमें उच्च वर्ग को भी विश्वास बना रहता है और निम्न वर्ग को भी विश्वास बना रहता है कि मध्य वर्ग कभी भी किसी का गलत नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि जिन जिन राज्यों में मध्य वर्ग का अभाव होता है तो संभव है दो वर्ग होंगे, उच्च और निर्धन, और दोनों के हित प्रतिकूल होंगे तो क्या होगी? दिखती बात। इसलिए कहते हैं कि मध्य वर्ग का अभाव होना भी एक क्रांति के कारणों में से प्रमुख बनता है। ये सभी को पता है। आर्थिक असंतुलन, आर्थिक असंतुलन मतलब हमेशा युद्ध नहीं होती, हमेशा बाह्य आक्रमण नहीं होता, या हमेशा स्पार्टा की तरह युद्ध नहीं लड़ते। कभी शांति होती, शांति कालीन अपने संपूर्ण राज्य की शासन व्यवस्था को संचालन करने के लिए उस राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था होती है वो मजबूत होनी चाहिए। एक शासक अपने प्रजा की जो मूलभूत आवश्यकता होती है उनको पूर्ति करना उसका एक परम कर्तव्य बनता है। लेकिन जब आर्थिक तौर पर असंतुलन हो जाता है, यानी आर्थिक संसाधन है, भौतिक संसाधन है, उनका उचित वितरण नहीं हो पाता, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं कि सभी संसाधनों पर केंद्रीकरण हो जाता है,
केवल एक वर्ग तक सीमित हो जाता है और शेष वर्गों के साथ एक प्रकार से भेदभाव किया जाता है। यह एक बहुत ही अधिक निर्धन हो गए, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में कुछ मतलब वर्ग जो धनाढ्य संपन्न है वो हो जाते हैं। तो एक प्रकार से जब इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है आर्थिक तौर पे, अर्थव्यवस्था के तौर पे, तो भी शासक के विरुद्ध विरोधी स्वर उभरते हैं। और जब ये मूलभूत आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है तो वंचित वर्ग होता है वो फिर क्रांति का स्रोत ग्रहण करता है और उस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की बात करता है। आपने मार्क्सवाद को पढ़ा होगा, मार्क्सवाद की अवधारणा देखेंगे तो उसमें जो क्रांति के मूल कारण उसमें ये भी है आर्थिक असंतुलन। इसलिए स्पष्ट बात है कि आर्थिक असंतुलन होने से भी एक प्रकार से राज्य में क्रांति का कारण बनती है। कभी कभी क्या होता है, विदेशियों का बाहुल्य भी राज्य में अगर बढ़ जाता है तो वहाँ के जो स्थायी नागरिक होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम हमारी संस्कृति से, हम हमारे रीति रिवाज परंपरा से और हम इस हमारे राज्य में जो मौलिक सुविधाएं होती हैं या मूलभूत सुविधाएं उससे वंचित होते हैं। हमारे शासन सत्ता, हमारे नीति निर्माण में हम दूर होते जा रहे हैं, उनसे परे होते जा रहे हैं और सब कुछ शक्तियां किसी विदेशी जाति या विदेशी नागरिकों के हाथों में आती जा रही है। ठीक है, वहां पर स्थायी जो नागरिक थे वो मुख्य धारा से हट जाते हैं और मुख्य धारा जो विदेशी नागरिक वहां के बस गए हैं उनके हाथों में आ जाती है। तो वहां पर ऐसे लोगों को हटाने के लिए भी क्रांति होती है और फिर इस प्रकार से क्रांति को द्वारा शासन व्यवस्था को बदला जाता है। कभी कभी किसी राज्य की जो भौगोलिक स्थिति होती है, जो अपनी ज्योग्राफिकल अवस्थिति होती है, वो कुछ उससे लोकेशन क्या है, लोकेशन भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आप इतिहास में आप देखेंगे कि यूरोप में जितने भी युद्ध हुए, यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व देखेंगे या और भी जो विश्व में जो प्राचीन घटनाक्रम देखेंगे तो आपको उसमें मैन फैक्टर के रूप में उसकी भौगोलिक अवस्थिति अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। आप इस आपके राज्य की जो लोकेशन है, अवस्थिति है, वो किस प्रकार है, क्या आप शत्रु राज्य से घिरे हुए हो, आपका जो क्षेत्र है वो समुद्र किनारे है, समुद्र के मध्य में टापू की तरह है, या फिर आप लैंड लॉक में हो अर्थात भू-आवृत क्षेत्र में हो, आपके पड़ोसी हर प्रकार से अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो कभी कभी क्या होता है कि भू अवस्थिति ऐसी होती है कि हर बार बाह्य आक्रमण के शिकार होना पड़ता है, बाह्य आक्रमण का शिकार होना पड़ता है। यहाँ पे और भी किसी कारण से वहां पर जो अपनी आंतरिक तौर पर जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो पूर्ण नहीं हो पाती, हमेशा अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भी कई बार क्रांति होती है, लोग परेशान हो जाते हैं और राज्य की विरुद्ध क्रांति करने पर उतारू हो जाते हैं। दूसरा, नागरिकों के चरित्र, राजाओं के चरित्र, उस पर भी प्रभाव पड़ता है कि राज्य जो शासक है वो किस प्रकृति का है, यानी प्रमाद यानी आलस और घृणा, नफरत, भय, डर, ऐसे काफी होते हैं कारण जो नेगेटिविटी, कमजोर आत्मविश्वास को कमजोर करने की और जो मूलभूत एक नायक में जो विशेषता होती है इससे वंचित करता है। तो भी हमेशा एक डर के माहौल में जीना, एक भय के माहौल में जीना भी क्रांति का कारण होता है, क्योंकि राज्य की जो प्रजा है वो चैन शांति के साथ रहना चाहिए। लेकिन जब अयोग्य या फिर कह सकते हैं कि ऐसे अवगुणों का समावेश हो जाता है तो जनता फिर धीरे धीरे से दूर होती जाती है और क्रांति में तब्दील हो जाती है। कई बार ऐसे होते हैं शासक वर्ग की असावधानियां भी, जो शासक है वो तत्कालीन किसी भी खतरे को नहीं भांप पाते, तो फिर वहां क्या होता है, कोई बहुत बड़ी घटना के शिकार होना पड़ता है। अब घटना का शिकार यानी युद्ध से जुड़ा रहता है, युद्ध ही हो सकता है और तो क्या हो सकता है, प्राकृतिक आपदा पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर भूमि पर जो घटनाएं घटित होती है, मानव सृजित घटना होती है, उसमें कई बार अपनी दूरदर्शी नीति न होने के कारण राज्य को युद्ध का सामना करना पड़ता है या और भी किसी काम का सामना करना पड़ता है। तो उसमें जो शासक वर्ग उस घटना पर अपनी जरूरी प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं, उसका एक्शन नहीं ले पाते हैं या फिर उससे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, तो भी राज्य के अंतर्गत निवास करने वाली प्रजा शासक के विरुद्ध क्रांति पर उतारू होती है। ठीक है, ये बात है। और अगला अपन देख सकते हैं
कि किसी राज्य के अंतर्गत निवास करने वाली विभिन्न जातियां हैं। हमने देखा, आप अफ्रीकी देशों का इतिहास देखा, आज भी वर्तमान में ऐसे ऐसे हैं, वहां पे नरजातीय संघर्ष होते हैं, विभिन्न जाति और जातियों के मध्य संघर्ष होते हैं, अलग अलग धर्मों के लोगों के मध्य संघर्ष होते हैं। तो क्या होता है कि किसी राज्य में जब अपना प्रभुत्व वाली कोई जातियां, दो या दो से अधिक जातियां इस प्रकार के प्रभुत्वशाली वर्ग स्थापित हो जाते हैं, तो उनमें सत्ता के लिए संघर्ष हो या और भी आर्थिक संसाधनों के लिए संघर्ष हो, ऐसी घटना घटित होती रहती है। तो इनसे भी जब जातियों की विभिन्नता होती है और जातियों की विभिन्नता के कारण उनमें संघर्ष होता है, तो वो संघर्ष भी कभी न कभी शासन व्यवस्था में बदलाव के लिए एक क्रांति का कारण बनती है। तो ये भी हमें सावधानी रखना जरूरी है। तो अभी हमें समझे कि सामान्य कारण और विशेष कारण, जिनसे क्या क्या किस किस प्रकार से क्रांतियां होती है।